आज हम लोग सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स बनाए कैसे जाते हैं। आज हम लोग किसी एक खास चैप्टर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम ये देखेंगे, ये सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स चाहे किसी भी चैप्टर का हो, उसे बनाते कैसे हैं। अगर हम ये सीख गए तो यकीन मानो कि न्यूमेरिकल्स से तुमको कभी डर नहीं लगेगा। बेहद आसान टॉपिक है ये, बेहद आसान क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स। बस दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल्स बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ये किसी भी चैप्टर में अगर न्यूमेरिकल्स से क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें बनाने का दो नियम है, ठीक है। दो बातों का ज्ञान अति आवश्यक है। सबसे पहला कि आप जिस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स बनाने जा रहे हैं, उस चैप्टर में शुरू से लेकर अंत तक कितने सूत्र बताए गए हैं। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जितने भी सूत्र फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, उसमें जितने भी सूत्र दिए गए हैं या जितने भी सूत्र के बारे में बताया गया है, उन सारे सूत्र को पहले एक अच्छे से साफ़ कॉपी में, एक पेज में लिख लो, अलग कर लो, छाँट कर, जैसे कि आप उनको दिखा रहे हैं आपको। तो आज हम लोग चैप्टर विद्युत धारा के न्यूमेरिकल्स को लेकर समझेंगे कि किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाया जाता है। तो मैंने कहा कि किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स को बनाने का सिर्फ दो ही फंडा है। पहला कि आपको उस चैप्टर के सारे सूत्र याद होने चाहिए। याद करने का आसान तरीका क्या है कि उस चैप्टर में शुरू से लेकर लास्ट तक, अंत तक जितने भी सूत्र दिए गए हैं, उन सभी को पहले अच्छे से अलग अलग लिख लो, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चैप्टर हमारा विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में जितने भी सूत्र हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर अलग से लिख लिया है। आप भी यही काम करेंगे। अब लिखकर पेज में लिखकर हम उसे एग्ज़ाम हॉल में तो नहीं ले सकते हैं, या टेस्ट में तो हम नहीं इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अलग करने के बाद आपको सारे फार्मूलाज को लिख कर प्रैक्टिस करना है। समझो कि एक तरह से इसको रट लेना है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको रटने की आवश्यकता पड़ेगी। जितने भी फार्मूलाज हैं, किसका किसके साथ रिलेशन है, ये समझने के लिए आपको सारे फार्मूलाज को, है ना, आप चाहें तो रटें सुबह सुबह, और चाहे तो कॉपी में लिख कर इसे प्रैक्टिस करें। सबसे आसान तरीका है कि सारे फार्मूलाज को लिख कर प्रैक्टिस करें। उन फार्मूलाज में जितने भी अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया गया है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक फार्मूला लें, V बराबर W/Q, जहाँ V विभवांतर है, W आपका कार्य है, वर्क, और Q यहाँ पर आवेश है। तो आप जो सूत्र याद कर रहे हैं, उन सूत्र में जितने भी संकेत का इस्तेमाल किया गया है, उन सारे संकेत का अर्थ मालूम रहना चाहिए कि किसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने कुल इन सारे फार्मूलाज को अलग कर लिया है, ठीक है। चैप्टर विद्युत धारा में जितने भी फार्मूला दिए गए हैं, ठीक है, यू कैन सी। घबराए नहीं, मैं इन सारे फार्मूलाज का PDF डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है, और लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको इस चैप्टर से कोई अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला नियम कि सारे फार्मूलाज को पहले अलग से लिख लो, और उस फार्मूलाज में जितने भी संकेत यूज़ किए गए हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। ये हो गया सूत्र के बारे में। जितने भी मुख्य सूत्र हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है, उन सभी को अलग से लिख करके उसकी प्रैक्टिस करें, उसे याद करने की कोशिश करें। पहला हो गया। दूसरा, ये अगर आपको फार्मूलाज याद हैं, ठीक है, अगर आपको सारे सूत्र याद हो गए हैं, तो दूसरा है कि उन सारे फार्मूलाज में जितने भी संकेत इस्तेमाल किए गए हैं, जितने भी राशियाँ ली गई हैं, उन सभी का मात्रक क्या है। जैसे हमने यहाँ पर V बराबर W/Q लिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक सूत्र लिया है, V बराबर W/Q। V को कहा जाता है विभवांतर, W मीन्स कार्य, वर्क, और Q मीन्स आवेश, ठीक है। अगर हम विभवांतर की बात करें तो इसका SI मात्रक होता है वोल्ट, यानी कि विभवांतर को वोल्ट में व्यक्त करते हैं, मापते हैं, ठीक है। कार्य की बात करें
तो कार्य को हम लोग जूल में मापते हैं, इसका मात्रक जूल होता है, तो संकेत जे होता है, ठीक है। और तीसरा है आवेश Q। आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसे हम C से इंडिकेट करते हैं। तो मैंने कहा कि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए दो बातों का ज्ञान अति आवश्यक है, ठीक है। पहला कि आप जिस चैप्टर का सूत्र बनाने जा रहे हैं या फिर बना रहे हैं, तो उस चैप्टर में जितने भी मुख्य सूत्र दिए गए हैं या फिर आए हैं, उनका ज्ञान होना आवश्यक है। वो अच्छे तरीके से रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। विथ नेम, उसमें जितने भी संकेत लिए गए हैं, ठीक है, इन सभी को क्या कहा जाता है आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सभी का नाम भी लिख दिया है। P रो प्रतिरोधकता का संकेत है, ये R प्रतिरोध का संकेत है, रेसिस्टेंस। A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, ये समझाएंगे हम न्यूमेरिकल्स में कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। और L लेंथ लंबाई, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर न्यूमेरिकल्स बनाना है तो आपको उस चैप्टर के सारे सूत्र याद होने चाहिए, प्लस उस चैप्टर में या फिर उस सूत्र में जितने भी राशियाँ ली गई हैं उन सभी का मात्रक क्या होता है। अगर इन दोनों का ज्ञान हो जाता है, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाता है, तब आपको हम यकीन से कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स आपको कहीं भी टफ नहीं लगेगा, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में, ठीक है, वो बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत सीखने की आवश्यकता होती है, कैलकुलेशन, ठीक है, गणना करना, गुना भाग जोड़ घटाव उसमें कैसे किया जाता है, वो जब हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल्स तो उसके ज़रिए हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से काम किया जाता है। बाकी दो बातों का ज्ञान आवश्यक है, सूत्र और प्लस मात्रक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स पे। तो यहाँ पर हमने समझाने के लिए, ठीक है, 3 न्यूमेरिकल्स लिए हैं। उसके बाद इसका पार्ट 2 में कुछ न्यूमेरिकल्स और हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग 3 न्यूमेरिकल्स को पहले समझते हैं। और यहाँ पर हमने जो 3 न्यूमेरिकल्स उठाए हैं, ये क्लास 10 का फिजिक्स का भारती भवन का जो बुक है उससे मैंने अंकित प्रश्न उठाए हैं 3, ठीक है। आप अगर इस क्वेश्चन को सर्च करेंगे तो आपको भारती भवन की पुस्तक में ये तीनों न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगी, ठीक है। इन 3 को बाद हम लोग ये 3 पूरा होने के बाद फिर हम लोग उसी चैप्टर के अंकित कुछ और प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे इसके दूसरे पार्ट में, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसी बात है बिना पढ़े तो होगा नहीं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन, एमीटर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे एमीटर कहते हैं। ये किसी भी परिपथ में धारा को मापता है। एमीटर क्या करता है, परिपथ में जो विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिक करंट बहता है उसको मेज़र करता है, मापता है, ठीक है। तो एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 2.5 एम्पियर है। ए मीन्स एम्पियर। अब एम्पियर किसका मात्रक होता है, अब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा था कि आपको मात्रक याद होने चाहिए। देखो यहाँ पे एम्पियर ए है ना, किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। विच मीन कि जो एमीटर है ये क्या माप रहा है, विद्युत धारा को माप रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको मात्रक याद होने चाहिए, ठीक है। अगर मात्रक याद हो गए तो फिर न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं है। तो 2.a मीन्स एम्पियर। एम्पियर जो होता है वो धारा का मात्रक होता है, इसाई मात्रक। यानी कि जो एमीटर है वो परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, और उसमें जो मीटर लगा होता है, उसमें जो स्क्रीन होता है, उसमें 2.5 एम्पियर शो कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि परिपथ में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होने में, 12 कूलम आवेश, देखो आवेश दिया हुआ है, सी क्या होता है, कूलम, और कूलम किसका होता है, आवेश का संकेत होता है Q, ठीक है। कितना आसान हो गया। फिर कह रहा है कि परिपथ में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक परिपथ है जिसमें एमीटर जो है उसमें
वो 2.5 एम्पियर की धारा दिखा रहा है। परिपथ में अगर 12 कूलम आवेश प्रवाहित होना हो तो उसमें कितना समय लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में दो टाइप की संख्या है। पहला नंबर है 2.5A और दूसरी संख्या है 12 कूलम। आपको केवल संख्या पे ध्यान देना है, जो नंबर्स दिए रहते हैं उन नंबर्स पे ध्यान देना है कि वो नंबर किस चीज़ का है। अगर हम लोग 2.5A की बात करें तो मैंने बताया था कि A किसका होता है, तो A होता है विद्युत धारा यानी कि I का। तो हम कह सकते हैं चूंकि दिया हुआ है, अब इसी संख्या के आधार पर क्या क्या दिया हुआ है इसको पहले लिख लो। चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया है ना, क्या दिया है, I दिया है, कितना 2.5 एम्पियर। ठीक है, कितना आसान हो गया। A मीन्स I यानी कि I दिया हुआ है विद्युत धारा। ठीक है, 12 कूलम एक और संख्या है 12C कूलम। ये किसका होता है, आवेश का। यहाँ पर आवेश लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। कूलम किसका होता है, आवेश का, और आवेश का मात्रक होता है, ये संकेत होता है Q। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर Q दिया हुआ है 12 कूलम। कितना समय लगेगा, तीसरा आपको ध्यान देना है कि निकालना क्या है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, समय। समय का संकेत होता है T फॉर टाइम, हमें समय ज्ञात करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे क्या लिखा है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको नंबर पे फोकस करना है जो संख्या दिया हुआ है। उन संख्या को समझना है कि वो संख्या आखिर क्या दिया हुआ है, कौन सी राशि का संकेत दिया हुआ है। ठीक है, नंबर जो दिया गया है वो कौन किसका दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने समझा है कि एम्पियर I का होता है यानी कि I दिया हुआ है, C आवेश का होता है यानी कि Q दिया हुआ है, कितना समय लगा यानी कि T हमें निकालना है। अब आते हैं सूत्र पे। अब ज़रा यहाँ पर आप ध्यान दें कि I, Q और T तीन ही चीज़ तो है, I है, Q है और T है। अब अगर आपको सूत्र याद होगा अच्छे तरीके से तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। नहीं अगर याद हो रहा है तो यहाँ पर हम दिखाएं, देखो यहाँ पे V बराबर W/Q, इसके साथ रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। I बराबर Q/T होता है सूत्र, इसके साथ रिलेशन बन रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ इसके साथ रिलेशन बन रहा है। तो आप समझ गए कि कौन सा हमें सूत्र लगाना है। कितना इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आई बात समझ में, यही आपको देखना है। सबसे पहले आप लिख दीजिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। अब उसके बाद थोड़ा दिमाग दौड़ाइए कि किसका कौन सा सूत्र के साथ इन सभी का रिलेशन बैठता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें T निकालना है, I दिया हुआ है, ठीक है, एंड देन Q दिया हुआ है। तो आराम से हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। देखो यहाँ पर हमने लिखा भी है, I बराबर विद्युत धारा, Q है आवेश, दोनों दिया हुआ है, और T है समय, आपको समय निकालना है। चलिए, अतः I बराबर क्या होता है ना, Q/T। तो हम लिखेंगे I बराबर Q/T। ठीक है, I दिया हुआ है कितना, तो I दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ पर लिख देंगे 2.5। Q दिया हुआ है 12C, तो यहाँ पर लिख देंगे 12, और नीचे में T है, हमें T निकालना है। अब T निकालना है तो इस T को हम कहाँ भेज देंगे, यहाँ पर, और इस 2.5 को T के स्थान पर ले आएंगे, क्रॉस चेंज कर देंगे, तो T बराबर हो जाएगा 12 अपने स्थान पर रहेगा ऊपर में, और ये 2.5 आ जाएगा T के पास, हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब जो मैंने कहा था तीसरा कैलकुलेशन। ठीक है, सब कुछ करने के बाद आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 को डिवाइड करना है, 2.5 से भाग करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पहले दशमलव जो आपका है, जो डेसिमल है, उसको हटाएंगे और अपोजिट साइड में यानी कि ऊपर में हम एक ज़ीरो दे देंगे।
आपको पता होगा शायद। अब अगर हम 120 को 25 से डिवाइड करें, है ना, 120 आ गया है हमारा और 25 आ चुका है, ठीक है। तो अगर हम 120 को 25 से डिवाइड करें तो ये आएगा 4.8। चूँकि समय निकालना है तो समय का मात्रक होता है सेकंड, तो आंसर आ गया, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि समय बराबर t बराबर 4.8 सेकेंड, आंसर। अब बताओ, कुछ था? कुछ नहीं था। बस हमें 3 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला सूत्र, दूसरा मात्रक और तीसरा कैलकुलेशन करना, ठीक है। चलो आते हैं, अब अगला क्वेश्चन समझो ध्यान से, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 ओम तथा 12 ओम के 2 प्रतिरोधकों को। एक बात और कि मैंने एक क्वेश्चन अगर सेम टाइप का दूसरा भी है तो हमने उसे नहीं लिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर बता दिया है तो उससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन भी अगर आता है तो आप उसको खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने हर क्वेश्चन को एक एक बार ही लिया है ताकि जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए गए हैं आंकिक प्रश्न में, उन सभी को बनाने आ जाना चाहिए, है ना, आ जाए, ताकि आप उससे रिलेटेड, उसके जैसा अगर कोई और भी क्वेश्चन अगर है तो आप उसको आराम से, है ना, पहले वाले की मदद लेकर के आप उसे बना सकें, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 ओम तथा 12 ओम के 2 प्रतिरोधकों को, है ना, प्रतिरोधकों को, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। समझे बात को ना? आपने प्रतिरोध पढ़ा होगा, रेसिस्टेंस पढ़ा होगा। 2 रेसिस्टेंस लगा हुआ है, 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 4 ओम का और 12 ओम का। अब आपको पता है कि ओम, देखो, है ना, यही ओम। अब ये ओम किसका होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। यहाँ पर 2 प्रतिरोध दिए हुए हैं, 4 ओम और 12 ओम, जिसको हम लोग R कहते हैं। अब दोनों को तो R नहीं कह सकते हैं, तो एक को हम R1 कहेंगे और एक को R2 कहेंगे। क्लियर है? अब लिखेंगे चूँकि दिया है, चूँकि दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया है? तो एक को हम R1 नाम दे देते हैं, 4 ओम, क्योंकि दोनों को तो R नहीं कह सकते हैं, और एक को दे देते हैं नाम R2। कितना है? 12 ओम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब इन दोनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, यानी कि 1 बाई 1, एक के बाद एक। पहले 4 ओम को जोड़ा गया होगा, फिर उसके बाद उसी से सटाकर, उसी से लगाकर 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोध को कैसे लगाया जाता है, ठीक है, और उसका समतुल्य प्रतिरोध हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी हम बता चुके हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में अगर आपको वो वीडियो देखना है तो सामने आई बटन पे मैंने वो वीडियो डाल दिया है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। पहले आप इसको देखें। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अब आते हैं सूत्र पे। देखो यहाँ पे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो हम इस फार्मूला को लगाएंगे। इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला ये है, और बहुत आसान फार्मूला है ना, RS, यानी कि सीरीज ऑफ R रेसिस्टेंस, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, यानी कि जितने भी प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं उन सारे प्रतिरोध को सिर्फ जोड़ देना है। इससे आसान क्या होगा? देखो, तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसका समतुल्य प्रतिरोध, है ना, ज्ञात करना है समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है। तो अगर सूत्र की बात करें तो अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला देख रहे हो ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। मेरे पास दो प्रतिरोध हैं तो हम केवल 2 प्रतिरोध को जोड़ेंगे, R1 प्लस R2।
अतः श्रेणी क्रम में जुड़े, यहाँ पे लिख देते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध है ना, जिसको हम लोग RS कहते हैं। अगर श्रेणी क्रम में है तो RS, समांतर क्रम में है तो RP, ठीक है। P फॉर पैरेलल, S फॉर सीरीज। तो क्या करेंगे, दो प्रतिरोध है तो दो ही को जोड़ेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 हमारा है 4 ओम, 4 ओम, और R2 है हमारा 12 ओम, तो हो जाएगा 12 ओम, 12 और 4 हो जाएगा 16 ओम। हो गया आंसर, कुछ नहीं था। समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम होगा। कब, जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब। अब इसके आगे कह रहा है कि यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब इसका समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखो अब हम निकालते हैं इसका समांतर क्रम में, ठीक है। अतः अब जहाँ पर श्रेणी क्रम लिखे थे वहाँ पर समांतर क्रम कर देंगे। अतः समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है, क्या होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। ये होता है समांतर क्रम का। यदि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो प्रतिरोधकों का समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम समूहन, इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से कंटिन्यू आगे ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमें समांतर क्रम में इन दोनों प्रतिरोध को जोड़ने पर इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध क्या थे हमारे 4 ओम और 12 ओम। इन्हीं दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया पहले, उसके बाद समांतर क्रम में, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं 1/RP बराबर 1/R1। तो R1 कितना है 4 ओम प्लस 1/R2 कितना है 12 ओम, ठीक है। चलिए अब इसका बटे का जोड़, जो मैंने कहा था तीसरा स्टेप, कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो बटे का जोड़ आई थिंक आता होगा। 12 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12, पीछे वाले का एलसीएम निकाला जाता है, फिर इसको इससे डिवाइड किया जाता है। तो 4 3 12, 3 बार में कटेगा, फिर 3 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 3 प्लस 12 को 12 से गुना करेंगे तो आएगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। तो 1/RP बराबर 3 प्लस 1/12। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा RP बराबर 3 और 1 4/12, काटेंगे 4 3 12 यानी कि आ गया 1/3। अब दोनों को पलट देना है, ठीक है, या क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो आ जाएगा RP बराबर 3, RP ऊपर जाएगा तो 3 भी ऊपर जाएगा, तो RP बराबर 3 ओम। यानी कि अगर समांतर क्रम में है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम, और अगर श्रेणी क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 12 ओम। दोनों प्रतिरोध को अलग अलग तरीके से अगर जोड़ेंगे तब उसका समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रकार का आएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। आप जाकर वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से इसको ट्राई करें, बनाने का प्रयास करें। अभी मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिया है, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में हम इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। चलो अब इसमें क्या बोल रहा है कि चित्र में दिखाए गए, ये चित्र आप दिख रहे हैं, ठीक है, चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में, ये पूरा एक विद्युत परिपथ है, धारा की गणना करना है कि इस विद्युत परिपथ में कितनी धारा बह रही है, हमें वो ज्ञात करना है। इसमें हम देख रहे हैं इस पूरे परिपथ में
कि 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक 9 ओम, ओम जहाँ भी रहेगा समझो प्रतिरोध है, 9 ओम का और 3 ओम का। दोनों प्रतिरोध आपका श्रेणी क्रम में है, एक के बाद एक, 1 बाई 1। और इस पूरे परिपथ में, ठीक है, 3 सेल लगे हुए हैं जिसका विभवांतर जो है वो 6 वोल्ट है। V अगर रहेगा तो वो वोल्ट, और वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है। देखो यहाँ पे है ना, V वोल्ट किसका, विभवांतर का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो 9 ओम और 3 ओम, यानी कि ये हमें क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, 2 प्रतिरोध और एक विभवांतर दिया हुआ है। यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि दिया है, चूँकि दिया है, ठीक है। आप इसको R1 नाम दे सकते हैं। R1 आपका हो गया 9 ओम का और R2 हो गया 3 ओम, ठीक है। और एक दिया हुआ है V विभवांतर, कितना, 6 वोल्ट, ठीक है। ये 3 दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है कि इस पूरे परिपथ में धारा की गणना करना है, यानी कि हमें I निकालना है, ज्ञात करना है I, ज्ञात करना है I, ठीक है। तो आप ध्यान दें, इस क्वेश्चन में I निकालना है, R दिया हुआ है, ये दोनों R ही कहलाएगा, ठीक है, भले 2 पार्ट में है लेकिन है तो R प्रतिरोध, और V दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दो सूत्र पे, इसका I, V और R के साथ कहाँ रिलेशन, देखो तो कहीं दिखा, देखो I, V और R, I, V और R दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, रिलेशन बन रहा है ना। I आपका हो गया विद्युत धारा, V आपका हो गया आपका ये विभवांतर, और R हो गया प्रतिरोध, ठीक है। इसी को ओम का नियम कहते हैं, ओम के नियम से ये होता है, ठीक है। चलिए तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है। अतः ओम के नियम से यहाँ पर लिख देंगे, ओम के नियम से I बराबर, ठीक है, V बटा R होता है। अगर आपको याद होता तो आप डायरेक्ट इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। I बराबर V बटा R होता है। अब रखते हैं, देखो I निकालना है, I को वैसे छोड़ देते हैं वहीं पर। V कितना है, 6 वोल्ट, इसको 6V कर देते हैं। अब R की अगर बात करें तो R 2 पार्ट में है, तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, 9 + 3, 9 + 3, तीनों को, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों एक हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए तो आपका आ जाएगा 6/12, काटेंगे तो आएगा 1/2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। तो आपका आ गया I, यानी कि विद्युत धारा कितना, 0.5। अब विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है, इसको हम A दे देंगे, तो आ गया I बराबर 0.5। तो हम कह सकते हैं कि इस परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 9 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच, 9 ओम यहाँ पर देख रहे हैं, केवल 9 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच, मतलब यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ तक, ठीक है, सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा, यानी कि सिर्फ यहाँ से यहाँ के बीच में इसका विभवांतर क्या होगा, ठीक है। सिर्फ 9 ओम का अगर देखें तो केवल 9 ओम का जो प्रतिरोध है, केवल उसका विभवांतर क्या होगा, हमको V निकालना है। तो देखो V निकालना है, R दिया हुआ है और I दिया हुआ है, तो फिर से वही फॉर्मूला हो गया V R I, यानी कि I बराबर पुनः ओम के नियम से, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि
क्योंकि 9 ओम प्रतिरोध, जो क्वेश्चन में लिखा है 9 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करना है। विभवांतर ज्ञात करना है, अतः पुनः, है ना, ओम के नियम से। तो सब जगह का दिक्कत हो गया, चलो करते हैं फिर भी। तो फॉर्मूला क्या है, आई बराबर वी बटा आर, डायरेक्ट यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। आई बराबर वी बटा आर है, ठीक है। आई आपका दिया हुआ है 0.5, वी आपको निकालना है तो वैसे छोड़ देंगे विभवांतर, डिवाइडेड बाई आर, आर कितना है 9 ओम, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। अब अगर वी आपको निकालना है तो कैलकुलेशन क्या होगा, तो ये क्रॉस गुना होगा ना। 0.5 है, अगर पॉइंट नहीं होता तो केवल 5 होता। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 45, तो आएगा v बराबर 45। लेकिन चूंकि एक अंक के बाद डेसिमल है, पॉइंट है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, तो आ जाएगा v बराबर 4.5 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो इस तरह से हमने ये बता दिया कि 9 ओम का जो प्रतिरोध है वो कितना है, तो 4.5 वोल्ट है, ठीक है। तो ये था आपका आज का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अब आएंगे किताब में, आप इसको ट्राई करें, नए नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, ठीक है। इससे आप जल्दी सीख लेंगे। 3 चीज़ का ख्याल आपको करना है, एक सूत्र, दूसरा उसका मात्रक क्या होता है, और तीसरा कैलकुलेशन करना, ठीक है। ये अगर 3 स्ट्रॉन्ग हो जाए आपका, तो फिर किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल हो आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अगले पार्ट में हम इसके कुछ एडवांस लेवल के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। सूत्र सब यही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चंस नए रहेंगे, ठीक है। कभी हमने सारे फार्मूलाज का यूज़ नहीं किया है, ओके।